बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने ऑर्डर 6 का जो हमारा बाकी पोर्शन है वो कवर करना है रूल्स ऑफ प्लीडिंग के हवाले से। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में रूल 14 की, जो कि कहता है प्लीडिंग टू बी साइंड। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी। अब जहां पर भी प्लीडिंग की हम बात करेंगे, प्लीडिंग आप थोड़ा सा पीछे जाएं, याद करें प्लीडिंग की डेफिनेशन जो ऑर्डर 6 रूल 1 के तहत है, दैट इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जहां पर भी प्लेंटिफ की तरफ से प्लेंट आएगी या फिर डिफेंडेंट की तरफ से रिटन स्टेटमेंट आएगी, दोनों सूरतों में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वो भी अपने सिग्नेचर करेंगे, और इसके अलावा अगर अपना वो कोई वकील अपॉइंट करते हैं तो वकील भी उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो दोनों के जो सिग्नेचर्स हैं वो मैंडेटरी हैं। अगर किसी एक के सिग्नेचर्स नहीं होंगे और खासकर पार्टी के सिग्नेचर मौजूद नहीं होंगे तो वो जो प्लीडिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। Provided that where a party pleading is by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। तो बड़ी सिंपल सी इसमें बात की जा रही है। ये बात हो रही है किसी भी अटॉर्नी की। बाजुकात ऐसा होता है, जैसा हम खासकर फैमिली केसेस में देखते हैं जहां पर खवातीन पार्टी होती हैं, तो वो उस वजह से कि उनको कोर्ट में ना आना पड़े पर्दानशीन लेडी होने की वजह से, या बार बार उनको डिस्टरबेंस कॉज ना हो, तो फिर वो क्या करती हैं कि अपने किसी भाई या फिर अपने वालिद को अपना अटॉर्नी अपॉइंट कर देती हैं, और फिर सारी चीज़ें वो अटॉर्नी उनके बिहाफ पर कर सकता है। वो स्टेटमेंट भी दे सकता है, वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, बाकी चीज़ें भी सब हो सकती हैं, और इसके साथ साथ प्लीडिंग भी वो साइन कर सकता है। तो अटॉर्नी अपॉइंट करने का तरीकेकार मौजूद है। आप एक बंदे को अटॉर्नी अपॉइंट करेंगे, फिर आपके बिहाफ पर वो सब काम कर सकेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है कि जहां पर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, वहां पर तो डेफिनेटली वो खुद तो साइन नहीं करेगा, वो वहां पर फिर किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को, अगर कंपनी है लेट से तो कोई डायरेक्टर आ जाएगा, अगर इसी तरीके से कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें से कोई भी पार्टनर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना एक ऑथराइज्ड ऑफिसर, कोई भी इदारा अपना ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर देगा। तो इस तरीके से जो प्लीडिंग्स हैं उनको साइन किया जाएगा। ये सारी सिचुएशंस बताने का मकसद ये था कि इन नो केस कोई भी प्लीडिंग आप कोर्ट को दे दें और उसके ऊपर पार्टी के, प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के सिग्नेचर्स मौजूद ना हो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स की। मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया और आपने अक्सर देखा होगा कि जहां पर भी हम जवाब दावा ख़त्म करते हैं, या फिर हम कोई लेट से कि प्लेंट हमने लिखी, दावा हमने लिखा, वो दावा हमने ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें लिखने के बाद, प्रेयर क्लॉज लिखने के बाद वेरिफिकेशन होती है प्लीडिंग्स की। अब ये वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। कहते हैं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शेल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सोलम अफर्मेशन एट द फुट। एट द फुट जैसा मैंने पहले बताया, जब आप सारी चीजें खत्म कर लेते हैं, अपना दावा मुकम्मल कर लेते हैं, प्रेयर भी मांग लेते हैं, उसके बाद by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। तो नॉर्मली यही होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वही केस के फैक्ट से, आप ये कह लें कि वो उसको पता होता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इस वजह से फिर वो क्या करता है, वेरीफाई कर देता है। ठीक है, तो लास्ट के अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो इस तरीके से होती है, वेरीफाइड ऑन ओथ एट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर ऑन दिस। उसके बाद आप डेट मेंशन कर देते हैं, दैट द पैरा नंबर 1 to 10, या जितने भी पैरास में आपने फैक्ट्स लिखे होते हैं, लेट से कि 10 पैरास तक आपने फैक्ट लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि पैरा नंबर 1 to 10 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द पैरास आर बिलीव टू बी ट्रू, या फिर हम प्रैक्टिकली ये लिख देते हैं कि रेस्ट ऑफ द पैरास आर लीगल।
तो ये भी रिक्वायरमेंट है, अक्सर आपने दावाजात में देखा होगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर 6 रूल 15 की रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टी है जो प्लीड कर रही है वो उसको ऑन ऑथ या फिर सोलम अफर्मेशन वेरीफाई करेगी। इसी तरीके से सबसेक्शन 2 में सब रूल 2 में कहते हैं द पर्सन वेरीफाइंग शेल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग। ये मैंने आपको भी बता दिया है कि 1 to 10 आप नंबर लिखेंगे कि इतने से इतने पैराग्राफ्स तक ये है। बट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको बताई है कि अपने नॉलेज से वो क्या वेरीफाई करेगा कि भाई 1 to 10 तो मेरे साथ ही हुआ था, ठीक है, पैराग्राफ्स के अंदर जो भी मैंने लिखा है तो दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव। ठीक हो गया, ये ऑन नॉलेज आ गया। इसी तरीके से बाकी जो लीगल पैराग्राफ्स लिखे होते हैं उनके लिए हम लिख देते हैं दे आर बिलीव्ड टू बी ट्रू, या फिर अगर उसके अंदर कोई लीगल ऐसा इशू है तो उसके लिए भी हम लिख देते हैं दे आर बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। अब कहते हैं द वेरिफिकेशन शेल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शेल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। ये भी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, पूरा पढ़ के मैंने बता दिया, वेरीफाइड ऑन ऑथ एट इस्लामाबाद और वो जो सारे मैंने चीजें आपको बताई। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के साथ एक तो सिग्नेचर होंगे उस प्लेंटिव के या पार्टी के जो वेरीफाई कर रही है ऑथ और सोलम अफर्मेशन पे। इसके अलावा डेट भी आ जाएगी और इसके अलावा प्लेस भी आ जाएगी कि कहाँ पर उसने ये वेरिफिकेशन की है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 6 रूल 15 की। ओके जी, उसके बाद हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स और दूसरा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स की। स्ट्राइक आउट जैसा कि पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कोर्ट ये समझे कि इसको फाइल का या प्लीडिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको वो उस फाइल के ऊपर से गायब कर देगी, हटा देगी, खत्म कर देगी, स्ट्राइक आउट कर देगी। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकता है कि पहली दफा में वो चीज नजर ना आई हो या हाईलाइट ना हुई हो। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि कोई भी पार्टी या कोर्ट कहे कि नहीं अब तो टाइम गुजर गया है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, तो इस वजह से अब स्ट्राइक आउट नहीं हो सकता। नो, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जजमेंट से पहले पहले order to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous। अब इसके अंदर ग्राउंड्स उन्होंने क्या दे दिए स्ट्राइकिंग आउट के, या तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि वो चीज अननेसेसरी है, गैर जरूरी है, उसके बगैर भी काम चल जाएगा, या कोई चीज स्कैंडलस है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि किसी के कैरेक्टर के हवाले से, ठीक हो गया, किसी के आप पर्सनल किसी चीज के हवाले से ऐसी बात कर देते हैं जो कि नाजेबा है, गैर इखलाकी है, स्कैंडुलस है। ठीक है, और उसके बगैर भी जो पार्टी एलेज कर रही है वो अपना केस उस चीज के, उस बात के, उस स्कैंडुलस मैटर के बगैर भी साबित कर सकती है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा तो कोर्ट उस चीज को स्ट्राइक आउट कर देगी, निकाल देगी। और विच में टेंड टू प्रेजुडिस, एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है ग्राउंड स्ट्राइकिंग आउट का कि वो एम्बेरस, प्रेजुडिस या फिर डिले करेगी, यानी कि किसी भी पार्टी को प्रेजुडिस कॉज होगा, नुकसान होगा उस चीज के लिखने की वजह से, या फिर वो एम्बेरसमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एम्बेरस का हम दूसरा मतलब भी ले सकते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाएगी। ठीक है, या फिर जो फेयर ट्रायल है उस सूट का वो डिले होगा उस चीज की वजह से, यानी कोई ऐसी चीज लिख दी गई फिर उसको साबित भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर वो एविडेंस भी लेकर आएंगे, तो उस चीज से डिले कॉज हो सकता है। तो कोर्ट को अगर लगेगा कि इन चीजों की जरूरत नहीं है तो फिर कोर्ट वो स्ट्राइक आउट करने की पावर रखती है। ठीक है, और एक पार्टी भी एप्लीकेशन इस हवाले से दे सकती है कि भाई इस चीज की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से इस चीज को आप स्ट्राइक आउट कर दें यहां से। ओके जी, इसी तरीके से एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट, एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन जो कि हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड और अपने सिविल केसेस में, दैट इज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। प्रैक्टिकली इसको हम बोलते हैं 617 की एप्लीकेशन।
कहते हैं द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स। ठीक है, इसमें के अंदर भी आप देख लीजिए कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज के ऊपर, ठीक है, अलाउ आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी को, यानी प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट भी, दोनों पार्टीज में से, दोनों साइड में से कोई भी, to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मैनर होता है। ठीक हो गया। अब सिंपल मैं आपको बता देता हूं, जो आर्गुमेंट हम यूज करते हैं, जो जजमेंट्स में हमें मिलता है, वो ये है कि नेचर एंड कंप्लेक्शन ऑफ द सूट। यानी एक तो ये कि आप नेचर चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूट की। लेट्स से कि आपने जो है रिकवरी का दावा फाइल किया, बाद में आपको ख्याल आया कि नहीं रिकवरी से तो काम नहीं चलेगा, मुझे साथ इंजंक्शन भी मांगनी थी, तो मैं अब इंजंक्शन भी मांग लेता हूँ। अब ये आप नेचर चेंज कर रहे हैं सूट की। ठीक है, या फिर आपने डिक्लेरेशन के साथ इंजंक्शन क्लेम करना था, आपने क्या किया कि डिक्लेरेशन क्लेम कर लिया और उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, इंजंक्शन है या कोई और चीज है, वो आपने क्लेम नहीं की। ठीक है, एक एग्जांपल अच्छी ये भी है कि आपने क्या किया कि डिक्लेरेशन ले लिया किसी प्रॉपर्टी का, लेकिन आपको पोजेशन भी चाहिए था, वो भी आपने उसी दावे में मांगना था, पोजेशन आपने नहीं मांगा। ठीक है, तो उसके बाद ये नहीं है कि आप अमेंडमेंट के जरिए से उसकी नेचर को चेंज कर देंगे, डिक्लेरेशन वाले सूट को आप इंजंक्शन बना देंगे, रिकवरी को आप जो है वो पार्टीशन बना देंगे या कोई और उसके अंदर चीज कर लेंगे। ठीक है, तो नेचर चेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन का मतलब आप ये ले सकते हैं कि जहां पर आपने कुछ अपना डिफेंस या फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ अटैक एक चीज ली हुई है, अब बाद में आपको ख्याल आया कि ये तो मेरा इतना मजबूत केस नहीं बनता जो चीज मैंने यहाँ पर एलिज की है, तो चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की प्लीडिंग भी, अमेंडमेंट भी कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, सिर्फ छोटी मोटी चीजें अमेंडमेंट के अंदर आ सकती हैं। लेट से कि आपने नाम किसी का गलत लिख दिया, ठीक है, आपने कोई फिगर देना था, वो फिगर गलत हो गया, आपने अगर अमाउंट लिखी है तो एक जीरो कम या ज्यादा आपने डाल दिया। ठीक है, या इस किस्म की कोई छोटी मोटी चीज कि जिसकी वजह से आपके सूट की नेचर और कंप्लेक्शन चेंज नहीं होता। आप बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं केस जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप पहले लड़ रहे थे। सिंपल बात अगर हम करें, ठीक है, तो ये नहीं है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोर्ट आपकी गलतियों को सुधारने की पाबंद है। आपसे गलती हो गई है तो कोर्ट आपकी गलती को ठीक कर देगी, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इन चीजों का ख्याल हमें रखना होगा अमेंडमेंट सीख करते हुए, और कोर्ट को भी इन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये बात होगी। आगे कहता है एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग the real questions in controversy between the parties। ठीक है, अब तो अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है कि भाई जिसके अंदर जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है वही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और एक पार्टी कह देती है जी कि ये चीज तो दावे के अंदर नहीं लिखी हुई, ठीक है, और इसके बगैर जो रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है वो समझ नहीं आ सकता, इस वजह से इंसाफ की खातिर इस अमेंडमेंट को अलाउ कर दिया जाए। तो ये प्योरली कोर्ट की जो है एक डिस्क्रेशनरी पावर है। अगर कोर्ट समझती है कि हाँ ये चीज नहीं लिखी गई या ये चीज इस तरीके से लिखी जानी चाहिए, या अमेंडमेंट बाजुकात ऐसे भी आती है कि कोई नई चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई सूट फाइल किया, उसके बाद उसके अंदर किसी किस्म का कोई इनहेरिटेड राइट था, ठीक है, और उस टाइम वो एक बच्चा जो मौजूद नहीं था, बाद में वो बच्चा पैदा होता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप उसको अब ऐड करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके हवाले से आप कोई चीज लिखना चाहेंगे या फिर कोर्ट को बताना चाहेंगे, या कोई और ऐसा मैटर जो कि दावा दायर करते हुए वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था, बाद में वो चीज वजूद में आती है या फिर वो पार्टीज के नोटिस में, नॉलेज में आती है, तो उस तरीके से उन चीजों को अमेंडमेंट के जरिए से सामने लाया जा सकता है, ताकि जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है वो कोर्ट डिटरमिन कर सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जब आप टोटलिटी में देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी
कि बेसिकली हमने जो भी करना है वो बगैर से इंसाफ करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी के साथ ज्यादती होगी किसी भी वजह से, अमेंडमेंट की वजह से, तो इस तरह की अमेंडमेंट कोर्ट्स को अलाउ नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया? ओके, अब उसके बाद है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब यानी कि अमेंडमेंट का ऑर्डर हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? इफ अ पार्टी हु हैज obtained एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order। अब लेट्स से कि प्लेंटिफ ने अमेंडमेंट सीख की, कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ कर दी। ठीक है, कोर्ट ने कहा जी कि आप इसको 1 हफ्ते के अंदर अमेंड करके ले आए। ठीक हो गया? और इफ नो टाइम इज देयर बाय लिमिटेड, या फिर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं बताया कि आपने कितने टाइम में लेकर आना है, देन विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो फिर उस पार्टी के लिए ऑब्लिगेटरी है रूल 18 के तहत कि वो 14 दिन के अंदर अंदर वो अमेंडमेंट करके लेकर आ जाएगी। He shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। तो यहां तक कभी मैं आता हूं बी तक, तो उस कहता है कि अगर 1 हफ्ते का टाइम मिला तो फिर 1 हफ्ते के अंदर उस पार्टी ने वो अमेंडमेंट करनी है, उसके बाद उसको इजाजत नहीं होगी अमेंड करने की। या फिर अगर कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया तो मैक्सिमम टाइम 14 डेज का है, 14 डेज में वो अमेंडमेंट उसने पार्टी ने करके लेकर आनी है। ठीक है, अगर वो पार्टी ऐसा ना कर सके तो फिर कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है, और अगर सफिशिएंट कॉज कोर्ट को बता दिया जाए कि भाई क्यों मैं अमेंडमेंट नहीं कर सका, तो फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन यूज करते हुए उस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। तो ये इसके अंदर बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि अमेंडमेंट क्या है और अमेंडमेंट के बाद किस तरीके से आपने एक्ट करना है और कितना टाइम आपको मिलेगा अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, और ये भी आप याद रखिए प्रैक्टिकली हम लोग ये नहीं होता कि अमेंड करके वही चीज उसी टाइम कर देते हैं, बल्कि उसका बेहतर तरीका ये होता है कि कोर्ट आपको कहती है कि आप अमेंडेड प्लेंट फाइल करें। तो फिर आप क्या करते हैं, जब प्लेंट अपनी लिखते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं अमेंडेड प्लेंट। ठीक है, पहले वाली प्लेंट भी उधर ही रहती है ऑन रिकॉर्ड और अमेंडेड प्लेंट भी उधर ही रहती है, ताकि पता चल सके कि पहले क्या था और अब सिचुएशन अमेंड करने के बाद क्या है। इसी तरीके से अगर जवाब दावा आ चुका होता है उस वक्त तक और उसके बाद अमेंडमेंट होती है, तो फिर डिफेंडेंट के लिए भी ये ऑब्लिगेटरी होता है कि वो अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट अपनी जमा करवाए। इसी तरीके से फिर वो भी अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट जमा करवाएगा और उसके ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी कि दिस इज अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट। तो ये तरीकेकार है और इस तरीके से ये चीजें ऑपरेट होती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, मैं कुछ चीजें आपको बता पाया हूँगा, एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।